इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है फिर से कार्यक्रम किसान वाणी में। इसके पहले हम बातें कर रहे थे किसान भाइयों की विश्व अस्थमा दिवस पर। अस्थमा सबसे लंबी और गैर संक्रामक रोगों में से एक है जो 26 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। विश्व स्तर पर हर साल अस्थमा से 4,50,000 से अधिक मौतें होती है। इनमें से अधिकांश मौतें को रोका जा सकता है। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति, उनके परिवार और उनकी देखभाल करने वालों के लिए बहुत ही कष्टकारक होता है। अस्थमा के दौरों के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और कुछ मामलों में तो मृत्यु भी हो जाती है। जब भी किसी मरीज को अस्थमा का दौरा पड़ता है, उस समय फेफड़ों में जो ऑक्सीजन जाना चाहिए वह नहीं जा पाती। ऐसे व्यक्ति की ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। ऑक्सीजन लेते समय यह रुकावट मांसपेशियों में ऐंठन और कसाव तथा सूजन के कारण होती है, जिसमें श्वसन मार्ग की दीवारों में सूजन आ जाती है और बलगम या कफ श्वसन मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। अस्थमा के मूल कारण यानी सूजन का इलाज करके अस्थमा के दौरों को रोकती है। अस्थमा के उपचार और नियंत्रण के लिए सांस द्वारा लिए जाने वाले कार्डियोस्टेरॉइड आवश्यक है। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के 2030 एजेंडा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए वैश्विक कार्य योजना दोनों ही अस्थमा को प्राथमिकता देते हैं और अस्थमा के निदान, रोकथाम और उपचार को बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ लागू करते हैं। भारत में अस्थमा से पीड़ित लोगों को दैनिक लक्षणों, जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभावों और स्कूल व नौकरी से अनुपस्थिति का असमान रूप से अधिक बोझ उठाना पड़ता है। इसके अलावा भारत, न्यूयॉर्क शहर, स्पेन, तुर्की और बहरीन के शोधकर्ताओं ने बच्चों में अस्थमा की देखभाल के बारे में समझ और व्यवहार की कमी देखते हैं और यह निष्कर्ष निकाला है कि बच्चों की ज़रूरतों को समझने और उनकी रोकथाम कर सकते हैं। यह थी किसान भाइयों आज की बात के विषय पर चर्चा। और अब सुनते हैं भेंटवार्ता। भेंटवार्ता में शामिल है ग्राम सिमोरी की महिला कृषक कविता धुर्वे से जैविक खेती के फायदों के बारे में। तो चलिए सुनते हैं। किसान भाइयों और बहनों, आज हम मिलवाने जा रहे हैं ग्राम सिमोरी की कविता धुर्वे जी से। कविता जी नमस्कार। नमस्कार दीदी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी में। सबसे पहले कविता जी से यह जानना चाहेंगे, ये ग्राम सिमोरी जो जिला मुख्यालय अपने बैतूल से कितनी दूरी पर है? ये जिला बैतूल से 23 किलोमीटर दूरी में है और भीमपुर ब्लॉक के सिमोरी पंचायत है जी। और सिमोरी एक छोटा सा गांव है और उसमें कुल परिवार है 145 और सिमोरी की कुल जनसंख्या है 780 जी। तो दीदी आप खेती किसानी से कितने सालों से जुड़े हैं? मैं खेती में 8 साल से जुड़ी हूँ दीदी। जी।
तो कविता जी, जैसे कि आप खेती किसानी से 8 साल से जुड़ी है, तो आप किस तरह की खेती करते हैं? जैसे जैविक खेती करते हैं या रासायनिक खेती करते हैं? मैंने फर्स्ट में स्टार्टिंग किया था खेती करना, तो सबसे पहले तो हम लोग जैविक ही करते थे। जैविक के बाद में फिर बीच बीच में जैसे रासायनिक का उपयोग करने लग गए। जैसे उत्पादन कम होता था तो उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक का उपयोग किया। जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, जिंक, सल्फर, पोटास हो गया। पर हम हमारे स्वास्थ्य को देख के, अभी स्थिति को देख के ऐसा लग रहा है कि फिर से जैविक करना चाहिए। जी, तो आपने जैविक खेती शुरू कर दी है? हाँ जी, तो जैसे हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो जैविक खाद कैसे बनाते हैं? जैसे एक तो कच्चा गोबर खाद होता है। हम जैसे कच्चा गोबर खाद भी डालते हैं और वर्मिंग कंपोस्ट बना के भी डाल सकते हैं। और एक केवीके से डिकम्पोस्ट दवाई है, उसको डाल के और डिकम्पोस्ट करके और खाद डालते हैं हमारे खेतों में। जैसे कि ये खाद अगर आपको बनाना है या आपको खाद बनाना आता है, तो इस जानकारी कहाँ से मिलती है? क्या इसका प्रशिक्षण दिया जाता है खाद बनाने के लिए या जैविक दवाइयाँ बनाने के लिए? हाँ, मैंने अपना कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार में ट्रेनिंग लिया है। किस प्रकार वर्मिंग कंपोस्ट बनाया जाता है, उसमें कितने, एक वर्मी बेड में कितना गोबर लगता है, कितने केचुए डले जाते हैं और कैसे उसमें नमी रखा जाता है, ये केवी कैसे सीखा है हमने। जी, तो ये खाद आप खुद घर में ही बना के खेतों में उपयोग करते हैं? हाँ, हम लोग घर में बना के और खेतों में उपयोग करते हैं। और हम लोग समूह से जुड़े हैं, तो समूह की दीदियों को यदि जरूरत पड़ती है तो उनको भी उपलब्ध कराते हैं। जी, जैविक खाद तो बनाते हैं, उसके साथ में जैविक दवाइयाँ भी बनाई जाती है। जैविक कीटनाशक, फसलों पर अगर कोई बीमारी लग जाती है तो उसके लिए अगर कोई दवाई बनाई जाती है तो उसकी क्या प्रोसेस है, कैसे? हाँ, ये प्राकृतिक जो वनस्पति पत्तियां हैं उपलब्ध, हमारे जो अपने ही गांव में उपलब्ध है। तो जैसे कौन सी पत्तियां इसमें उपयोग की जाती है? इसमें हम सबसे पहले बीज उपचार के लिए बीजामृत बनाते हैं। और बीजामृत के बाद जमीन में जीवाणु बढ़ाने के लिए जीवामृत बनाते हैं। और सफेद मक्खी ना आने के लिए हम लोग नीमास्त्र बनाते हैं। यदि हमारे फसल में इल्ली दिखती है तो हम ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र और 10 पर्णी बनाते हैं। जी, तो जैसे आपने इतने सारे नाम बताए हैं, तो इसमें से आप एक दो के जैसे क्या प्रोसेस है ये दवाइयाँ बनाने की? जैसे हम नीमास्त्र बनाते हैं तो नीमास्त्र में 200 लीटर पानी लगता है और 10 लीटर गोमूत्र लगता है, 2.5 लीटर गोबर लगता है और 10 केजी पत्तियां लगती है। जी, तो इसमें कौन सी पत्तियां उपयोग करते हैं? इसमें नीम की पत्तियां लगती है बस। जी, और गाय का गोबर लगता है। नीमास्त्र बनाने के लिए नीम की पत्तियां लगती है। हाँ, नीमास्त्र बनाने के लिए नीम की पत्तियां लगती है। और इसको बना करके ठंडी के समय में 7 से 8 दिन में बनता है और गर्मी के समय में 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है। और इसको हम एक टंकी में आधा लीटर उपयोग करते हैं। जैसे हम जीवामृत बनाते हैं तो जीवामृत में 200 लीटर पानी लेते हैं, 2 किलो बेसन लेते हैं, 2 किलो गुड़ लेते हैं। और जहाँ हम खाद नहीं डालते हैं, जैसे मेड़ की मिट्टी हो गई, नीम के पेड़ की मिट्टी हो गई या बरगद के पेड़ की मिट्टी हो गई, एक मुट्ठी मिट्टी डालते हैं और उसमें 5 लीटर गोमूत्र डालते हैं। जी, तो जीवामृत बनता है। और ये भी अब गर्मी के समय में 4 से 5 दिन में बन जाता है और ठंडी के समय में 7 से 8 दिन में बनता है। और इसका उपयोग हम करते हैं 15 लीटर की टंकी में 2 लीटर डालते हैं। जी, ये जमीन में जीवाणु बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जी, जैसे जैविक खेती से क्या क्या फायदे हैं? जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जी, और हमारे स्वास्थ्य
में भी अंतर दिखता है, हमारा भोजन है। और जैसे जैविक खेती में कम लागत है और अधिक उपज है। जी, अगर इस और अपनी किसान बहनें या किसान भाई जाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, क्या क्या करना चाहिए? जैविक खेती करने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही करना पड़ेगा। जी, क्योंकि हम बिना खाद डाले हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो कैसे दवाई बनता है, कैसे खाद बनता है, ये सारी जानकारी हो ना, तभी हम जैविक खेती कर पाएंगे। जी। और जैविक खेती हमारे जो जलवायु परिवर्तन है उसमें भी अपने को फायदा मिलेगा, क्योंकि आजकल हम ये रासायनिक खेती करते हैं तो वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैविक खेती करने से जो मिट्टी की संरचना सुधरती है और जैसे बारिश होती है तो पानी अधिक सोखता है। जी, और अगर हम रासायनिक का उपयोग करते तो हमारी जो जमीन है वो कठोर हो जाती है हमारी जमीन। जी जी और जितनी पानी सोखने की क्षमता है वो नहीं सोख पाता है। जी और जैसे हम जैविक करते हैं तो पहले हम बैल बखर से जुताई कर लेते थे, पर अभी हम ट्रैक्टर से भी उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जैविक खेती करना बहुत जरूरी है ताकि हम जो पुरानी पद्धति को अपनाएं फिर से। जी बिल्कुल। जैविक खेती करते हैं तो अभी क्या क्या लगा के रखा है आपके खेतों में? जैविक खेती में फल्ली लगाए थे और मूंग। जी, अभी लगी हुई है खेतों में। हाँ, तो अभी मूंग की क्या स्थिति है? मूंग अभी फूल आ रहे हैं। जी, तो जैसे अभी आपने मूंग लगाई है तो इसकी सिंचाई की व्यवस्था किस तरीके से करते हैं आप? सिंचाई हम लोग ताप्ती नदी से पानी लेते हैं और स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं। जी, स्प्रिंकलर से सिंचाई करने से तो पानी की बचत भी हो जाती है। जी हाँ, उसमें कम पानी लगता है। और मूंगफली की बात कर रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, तो मूंगफली के बारे में जैसे गर्मी में भी बो सकते हैं, है ना? हाँ, जी बारिश में बोने से गर्मी वाला फसल बहुत अच्छा निकलता है जी जी और उसका रेट भी सही मिलता है, 60-70 रुपए केजी मिलता है। तो मूंगफली की खेती करने से पहले आप किस तरीके से तैयारी करते हैं? और गर्मी की फसल की बात कर रहे हैं तो मूंगफली बोने से पहले किस तरीके से तैयारी करते हैं? क्या क्या सावधानी बरतना पड़ता है? मूंगफली बोने से पहले जमीन को बखरना होता है, जमीन को मुलायम करना होता है। उसके बाद हम फलियां लेके आते हैं। फली को राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार करते हैं जो केवीके में मिलता है। जी और उसके बाद फली हम हल से बोते हैं। 8 इंच की दूरी में गिरना चाहिए फली। जी, और बीजों को उपचारित करते हैं और फिर उसको बो देते हैं। कि जैसे गर्मियों में कितने दिनों में सिंचाई की जरूरत पड़ती है? गर्मियों में तो 10 दिन 15 दिन में सिंचाई की जरूरत पड़ती है। जैसे 1 महीना हो गया तो उसमें कांटे फूल आने लग जाते हैं 1.5 महीने में। तो मिट्टी चढ़ाना पड़ता है, डोरा से मिट्टी चढ़ाते हैं। फिर यदि उसमें कांटे निकल जाते हैं तो पानी दे करके और कोटी से उनको सुलाते हैं। दबाना मतलब? हाँ, दबाना होता है उनको। और 3 महीने में फिर उखाड़ लेते हैं उनको। तो ये लगभग 3 महीने में तैयार हो जाती है फसल? हाँ, 3 महीने में तैयार हो जाती है फसल। जी जी। उखाड़ के और तुरंत बेचने चले जाते हैं। गर्मी में ज्यादा खेती की किसानी के तो काम रहते नहीं है, तो हम मूंगफली की खेती करके भी अपना जीविका को चला सकते हैं। हाँ, पिछले वर्ष आधा एकड़ में फली लगाए थे तो 40,000 का बेचे थे हमने। जी, बहुत अच्छा फायदा होता है इसमें। हाँ। और आपके पास पशु भी है? हाँ, पशु है, भैंस है। पशु है जिससे हम जैविक खाद बना सकते हैं, और पशु तो होना ही चाहिए, संपूर्ण किसान कहलाएंगे। जी, इस हमारी किसान बहनों और भाइयों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि हम यदि समूह में नहीं जुड़ते तो इस चीज की जानकारी नहीं मिलती। तो सभी दीदियां समूह से जुड़े और
इस चीज की जानकारी ले कि जैविक खेती क्यों करना चाहिए, कैसे किया जाता है, क्या क्या डालना पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य में कैसा असर करेगा, ये दीदियों को जी पता चलता है। हाँ और इसकी ट्रेनिंग भी मिलती है कृषि विज्ञान केंद्र में, तो कोई परेशानी भी नहीं होती है। हाँ केवीके में ट्रेनिंग मिलती है इसकी। जी, तो आप समूह से जुड़कर इसकी ट्रेनिंग भी लेते रहते हैं समय समय पर, है ना? हाँ, हम लोग 2016-17 में हम एक संघ था अपने बैतूल में जी माध्यम से समूह गठन किया। समूह गठन कर हमको ट्रेनिंग दिया, प्रैक्टिकल करवाकर, और मैं खुद भी जैविक दवाइयाँ बनाती हूँ जी। और जैविक संसाधन केंद्र भी है मेरे यहाँ। तो मतलब दुकान है तो मैं दीदियों को सेल भी करती हूँ। जी, खेती किसानी के अलावा आप जैविक दवाइयाँ बना के इसको बेच भी सकते हैं, और इससे और हमारी आर्थिक स्थिति और अच्छी मजबूत होती है। हाँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि खेती किसानी तो कर ही रहे, साथ में अगर हम खाद बनाते हैं या दवाई जैविक खाद बनाते हैं, जैविक दवाइयाँ बनाते हैं, तो इससे भी हमारे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि भी हमारी जो बहनें हैं इससे जुड़कर फायदा लेंगी और अपनी खेती किसानी भी जैविक तरीके से ही करेंगी, ताकि हमारे पर्यावरण में भी इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है कि हम अगर जैविक खाद का उपयोग करते हैं या जैविक दवाइयों का उपयोग करते हैं तो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जी कविता जी, आपने इतना कीमती समय दिया और आप हमसे जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाई और बहनों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता ग्राम सिमोरी की महिला कृषक कविता धुर्वे से जैविक खेती के फायदे के बारे में। अब समय है आज की सामयिक कृषि चर्चा पर बातें करने का, और आज सामयिक कृषि कार्य का विषय है तरबूज खरबूजों की सही देखभाल। किसान भाई और बहनों, तरबूज और खरबूज ऐसी फसलें हैं जिनकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बहनों इन फसलों की सही देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों फसलें बहुत ही नाजुक होती है और इन्हें सही पोषण और सही पानी मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी यह अच्छा पैदावार दे सकती है। यदि अच्छी पैदावार लेना है तो इसकी उचित देखभाल ज़रूरी है। जैसे फसल को नियमित पानी की आवश्यकता होती है, विशेषकर जब फूल और फल लग रहे हो। आमतौर पर 5 से 6 दिनों के अंतराल में इसकी सिंचाई करना ज़रूरी होता है, और ध्यान रखें कि जब फल पकने लगे, जैसे कि 3 से 6 दिन पहले सिंचाई बंद कर दे। किसान भाई और बहनों, किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेना है तो खाद और पोषक तत्व सही मात्रा में देना जरूरी है। जैसे जैविक खाद डालना चाहिए, सड़ी हुई गोबर की खाद डालना बहुत अच्छा होता है, और समय समय पर कीट रोग पर नियंत्रण भी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका असर फसल पर पड़ता है और फसल का अच्छा उत्पादन नहीं मिलता। इसमें लगने वाले रोग, जैसे तरबूज की हम बात करें तो इसमें चूर्णा आसिता और डाउनी मिल्डू जैसी बीमारियां लग सकती है, और खरबूज में पाउडरी, सफ़ेद चूर्णा, फफूंद, तना गलन, सूखा रोग, ऐसे रोग इसमें दिखाई देते हैं। समय समय पर इसका उपचार भी ज़रूरी है। विशेष देखभाल में हमें पौधों के आसपास खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पौधे कम हो वहाँ पर दोबारा बीज बोकर खाली जगह भरे। तो किसान भाई और बहनों, इन बातों पर आप ध्यान देकर तरबूज और खरबूज की अच्छी फसल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे दूसरे विषय पर और बातें करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक और लोकगीत। के तरस रहे संतान को दशरथ अवध नरेश, चिंता से व्याकुल भये कि कैसे कटे निज क्लेश। के गुरु वशिष्ठ महाराज से
मिलेगा ठोर। अरे मुंह पे हो जाओ गुरु बर दयाल हो, ए मुंह पे हो जाओ गुरु बर दयाल हो, ए मोरे काटो बिघन तत्काल हो। ओ मुंह पे हो जाओ गुरु बर दयाल हो, मोरे काटो बिघन तत्काल हो। मुंह पे हो जाओ गुरु बर दयाल हो, मोरे काटो बिघन तत्काल हो। निष्फल भी तो सबरो जीवन निष्फल भी तो, ललना के बिन फल नारी तो, ललना के बिन फल नारी तो, सबरो जीवन निष्फल भी तो, सबरो जीवन निष्फल भी तो, ललना के बिन फल नारी 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 तो, करियो रघुकुल को करियो रघुकुल को अब खुशहाल हो, मोरे काटो बिघन तत्काल हो। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप रेडियो सुनते रहिए, नई नई जानकारियाँ लेते रहे और आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। और इसी के साथ दीजिए आपकी बहन सरिता शेषकर को अनुमति। जय राम जी की जय, जवान जय किसान। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।